जो है ना हिंदी में भी पूछता है, ठीक है, और ये तुम्हारे संस्कृत में भी पूछता है। जो व्याकरण है वो हिंदी में भी संस्कृत में, बस थोड़ा सा चेंजेस रहता है, ठीक है, वो बाद में हम बता देंगे। अब रहा बात, सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं व्याकरण में कि वर्णमाला क्या होता है, ठीक है। अब इसमें लिख दें हिंदी वर्णमाला, ठीक है। हम इसलिए इसमें लिखे ताकि ये ध्यान हो कि हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं। नॉर्मली वर्णमाला भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब हिंदी वर्णमाला ही लिख दिए तो चलो इसी के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें बोल सकते हो कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 45 होती है, ठीक है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला को हम लोग कितने, हिंदी वर्णमाला को कितने भाग में बांटते हैं? 2, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक है। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर का बात करें तो इसमें बोलेंगे वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में हो, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब इसी को जो है बात करें तो हिंदी में स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। अभी एक चीज़ यहाँ पे देखें कि इनका प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में होता है। मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखो अ लिखे, ठीक है, तो अ जो है जैसे हम क बोलते हैं क, तो उसमें क हलंत और अ छिपा होता है। बात समझो, अगर हम क बोलते हैं ना तो इसका मतलब कि उसमें क है, माने क हलंत है और फिर क्या है, अ है। तो यहाँ पे अ तो आ गया, लेकिन आ के लिए कौन सी मात्रा करते हैं? कभी कभी क्या होता है कि अ को हटाइए दिया जाता है, ठीक है। बाकी और कौन सी मात्रा, तो जैसे आ है ना तो इसमें एगो ये वाला दंती ले लिया जाता है, इसके लिए ये वाला लिया जाता है। जैसे करसई की, कदू गई की, ऐसे बोलते हैं ना ककारा जब पढ़ते हैं तो इसके लिए ये वाला ले लेते हैं, इसके लिए ये, इस वाले के लिए ये, अब इसके लिए जो है ये लिरी, ये सब आता है ना, ऋषि, ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ हो जाता है। अब जैसे लिरिट बोल दिए तो ये जो री है इसके लिए ये चिन्ह लिया जाता है। मात्रा बोल रहे हैं तो मात्रा ले लिए, ए है तो इसके लिए एगो एक ले लेते हैं, ए है तो 2 गो एक ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक एकले और एक पाई ले लेते हैं, और इसमें 2 गो एकले और ये पाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे वही बात है, स्वर क्या है तो बोलेंगे वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए परंतु जिनका, मत बजाओ, वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में हो, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, हम इसको जो है स्वतंत्र रूप से तो बोल सकते हैं, बात समझना, स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। आ जैसे भी हो, जैसे का आ गया तो उसमें भी क और आ छुपा रहता है, वो बोलते हैं, हम नॉर्मली बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि का में क्या हम क और आ बोलते हैं कि क और आ में क्या एगो आकार लगा देते हैं, तो वही आकार का प्रयोग करते हैं, समझ गए ये चीज़। अब बात करते हैं कि स्वर जो होते हैं ना वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वर के 2 गो भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, ठीक है। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे तो इसमें बोल लीजिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब जैसे देखो अ, ई, उ, री आ गया ना, अ, ई, उ, री। अब इसको बोलते हैं, अ बोल दिए ना, यहाँ पे देखो ये वाला अ बोल दिए, इसमें से क्या क्या चीज़ें बोल दिए हैं, अ बोल दिए हैं, ई बोल दिए, उ बोल दिए, री बोल दिए। इसके अलावा और बोलते हैं, अ की अपेक्षा देखो अ बोले हैं अ, अब आ बोलते हैं आ, अ से थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है ना। ई बोल दिए, बड़ा ई, इसको बड़ी ई बोलते हैं, बड़ी ई, ऐसे आ रहा है ना। अगर मान लो ऐसे नहीं तो एक बोलते हैं हर्षई, ठीक है, एक होते हैं दीर्घई, ऐसे। ये हो गया हर्षऊ, ये हो गया दीर्घऊ, ठीक है। उसके अलावा देखो ए, ओ, औ, इन जो 4 को हम यहाँ पे घेरा लगाए, इससे थोड़ा ये ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे ह्रस्व स्वर का, तो इसमें क्या होगा कि जो कम से कम समय लगाए, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। 4 गो ये होता है वो दे दिए। ह्रस्व स्वर, ये जो 4 गो होते हैं ना, इनको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं दीर्घ स्वर क्या है, तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसमें से जो जितना लिखे थे ना अ तक, इसमें से 4 को छांट कर बाकी सारा लिख लिए। अब बात करते हैं व्यंजन का। स्वर जान लिए, स्वर के प्रकार के बारे में जान लिए।
अब जानते हैं व्यंजन का। तो व्यंजन के बारे में जानिए। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों के सहायता के बोले ही नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर व्यंजन को हम बोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें स्वर कहीं ना कहीं आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिना स्वर की सहायता के बोले तो ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, व्यंजन की संख्या जो होती है ना वो 33 होती है। ठीक है, इनकी संख्या 33 होती है, जो कि यहाँ लिख दिए हैं। ये 25 गो हो गया। यहाँ पे अंतस्थ जो होता है व्यंजन, इसमें 4 गो आ जाते हैं, 25 4 29, और उसमें व्यंजन में 4 गो आ जाते हैं, तो ये हो गए 33। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्यंजन के निम्न 3 भेद होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, इसको 3 भागों में बताया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। पहला बात करते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। तो देखिए, इन्हें जो है हम लोग 5 वर्गों में रखे हैं, जिसको बोले हैं कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है, जैसे देख सकते हैं। फिर बात करते हैं कि हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। जितने भी वर्ग हैं उसमें पहला जो अक्षर है उसी के अनुसार इसका नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब रहा बात ऊष्म व्यंजन, तो इसमें क्या होगा, तलाब स, मुदन स, दंती स और ह को जो है हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा था ये। वर्णमाला पढ़े, उसके 2 प्रकार पढ़े, स्वर व्यंजन, स्वर का पढ़े, व्यंजन का पढ़े, इन दोनों का भी प्रकार पढ़ लिए। ये वर्णमाला कंप्लीट हुआ। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ठीक है।